बाइंडिंग एनर्जी है वो भी इस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स पे। सारे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं वो भी डिपेंड करती हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन्स पे, निकालेंगे कहाँ से? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। ठीक है। और फिर ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल है, कहाँ से निकलेगा? वो डिपेंड किस पे करता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और स्टार्ट करते हैं स्कैंडियम से 21, क्योंकि हमने 3D सीरीज को पढ़ना है। तो स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अच्छा, इसके लिए हम एक, देखो ये कॉन्फ़िगरेशन एक नोबल गैस की है, क्योंकि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं 18। तो ये कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन की, इसके लिए आर्गन लिख देते हैं 3d1 4s2। तो डी में एक इलेक्ट्रॉन है, एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? दो हैं। जब ये दो लूज करेगा सबसे पहले, तो वो दोनों किसके लूज होंगे? एस के। अगर ये तीन लूज करता है तो दो एस में से जाएंगे, एक डी में से। अच्छा, अब यहाँ इसके साथ साथ मैं आपको ये बता देता हूँ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है यूजफुल है पैरामैग्नेटिक करंट के अंदर भी और बाइंडिंग एनर्जी के अंदर भी। अच्छा, तो देखो इसमें डी के 5 ऑर्बिटल होते हैं। ये डी के 5 ऑर्बिटल्स हैं, पांचों डी जनरेट, पांचों की एनर्जी सेम है, बराबर एनर्जी है, जिनके नाम है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स और डी स्क्वायर। डी के 5 ऑर्बिटल, पांच की एनर्जी बराबर। और डी में एक, तो समझे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो? एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। उसके बाद है टाइटेनियम 22। तो इसकी शॉर्टकट में क्या होगी? आधा डी 4s2। तो डी में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, डी2 4s2। तो डी में जो है वो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? दो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाएंगे इसके अंदर। 23, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी आर्गन 3d3 4s2। तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? तीन है। और तीन इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? अनपेयर्ड ही होंगे। और याद कर लो, इनका जो वैलेंस शेल है डी बड़ा करूंगा, इनर डी एंड आउटर एस होता है। डी भी है, एस भी है। मतलब केमिकल जब बॉन्ड बनाते हैं तो एस के भी इलेक्ट्रॉन को यूज करते हैं, आउटर एस के इलेक्ट्रॉन को भी यूज करते हैं, और इनर डी के भी इलेक्ट्रॉन को यूज करते हैं, क्योंकि इनके एनर्जी का डिफरेंस बहुत ही कम है। एनर्जी का डिफरेंस क्या है? बहुत कम है, इसलिए दोनों ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं बॉन्ड बनाने के लिए। इनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इनको क्या बोलेंगे हम? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चार है, इसके अंदर कितने हैं? पांच है। वेनेडियम के बाद क्रोमियम आता है, और क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है एक्सेप्शनल है। किस तरह? 4s का इलेक्ट्रॉन डी में जंप करता है, तो हो जाता है 3d5 4s1। तो इसको क्या कहेंगे हम? ये है आउटर मोस्ट ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। और ये क्या है? इनर ऑर्बिटल, पेंटिमेट ऑर्बिट ऑर्बिटल। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है 4s का, वो किसके अंदर जंप करता है? इनर ऑर्बिटल के अंदर, पेंटिमेट ऑर्बिटल के अंदर। और इसको क्या कर देता है? हाफ फिल कर देता है। और हाफ फिल ऑर्बिटल मोर
स्टेबल होता है, तो इसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगी। अब आते हैं अनपेयर इलेक्ट्रॉन की तरफ। तो ये डी के 5 ऑर्बिट में सिंगल फिल होंगे, 3d5, और एक ऑर्बिट में किसका है, 4s का है, जो भी है हाफ फिल्ड है, ठीक है। उसके अंदर भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 हो गए। इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन अनपेयर 6 है, किसके अंदर, क्रोमियम के अंदर। अच्छा, उसके बाद आता है आयरन 26, सॉरी आयरन नहीं, मैग्नीज आयरन 25 आर्गन लिखेंगे, TD5 4s2। तो डी के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, डी के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 5 इलेक्ट्रॉन सिंगली फिल होंगे इस तरह। अनपेयर कितने हो गए इलेक्ट्रॉन, इनको कहते हैं अनपेयर इलेक्ट्रॉन, जो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर अनपेयर है। आयरन के बाद, सॉरी इसके बाद आयरन आएगा 26, आर्गन 3d6 4s2। तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पहले सिंगली फिल होंगे, सिंगल फिल किया गया, अब उसके बाद एक पेयर बना लेगा, तो अनपेयर कितने हो गए, मतलब अब अनपेयर इलेक्ट्रॉन की तादाद में कमी आ रही है। अब अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। कम हो जाती है। आयरन के बाद आता है कोबाल्ट 27, BD7 4s2। तो फिल करेंगे सिंगली, तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हैं। सिंगली फिल करेंगे पहले इनको और हैंड रूल के तहत, उसके बाद इनकी पेयरिंग करने लेंगे, तो अनपेयर बचेंगे दो, दो इलेक्ट्रॉन अनपेयर है इसके अंदर। उसके बाद है कॉपर 29, तो इसमें एक्सेप्शनल है, 3d10 और इस वन। आउटर एस इलेक्ट्रॉन इनर डी में क्या करता है, जंप करके उसको क्या कर देता है, कंप्लीट फिट कर देता है ताकि ये स्टेबल बन जाए। तो अब डी में, डी के जो 5 ऑर्बिटल्स हैं वो पेयर्ड हैं, उनमें कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, मगर एस का एक इलेक्ट्रॉन जो है, और एस का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड है। तो ये वीकली मैग्नेटिक होगा, वीकली पैरामैग्नेटिक होगा, क्योंकि पैरामैग्नेटिक डिपेंड करता है अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स पे। अजय सिंह की तरफ 30 है, तो 3d10 4s2 है। इसका मतलब है डी के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सब पेयर्ड है, तो जिंक को हम कहेंगे डाई मैग्नेटिक है। जिंक का डाई मैग्नेटिक, डाई मैग्नेटिक।
अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन की तादाद को लिखेंगे आप लोग, तो इसके अंदर अनपेड एक है, इसके अंदर कितने, दो इलेक्ट्रॉन से अनपेड है, इसके अंदर तीन है, इसके अंदर कितने हैं, सिक्स इलेक्ट्रॉन हैं। और इसके अंदर कितने हैं, फाइव है, इसके अंदर कितने हैं, फोर है, फिर थ्री है, फिर टू है, फिर वन है, फिर जीरो। और जिसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो है तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, डाई मैग्नेटिक होगा, डाई मैग्नेटिक है। ये इसलिए कि आगे मैंने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी पढ़ानी है आपको इसलिए, और वो रिलेटेड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन से। अब आते हैं एटॉमिक रेडियस। या एटॉमिक वॉल्यूम। इन आर सीरीज ऑफ डी ब्लॉक, आर सीरीज का मतलब है 3D 4D 5D, जितनी भी सीरीज है डी ब्लॉक, आर सीरीज ऑफ डी ब्लॉक। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ती है इसलिए साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। इन 3D सीरीज एटॉमिक रेडियस डिक्रीज फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक। अच्छा, मगर ये जो साइज में डिक्रीज कमी है वो रेगुलर नहीं है, ठीक है। देखो रेगुलर नहीं होगी, स्कैंडियम से जिंक तक आप कहेंगे रेगुलरली साइज डिक्रीज होता है, ये नहीं है, ठीक है। पहले स्कैंडियम से साइज होगा वो शार्पली डिक्रीज होगा, तेजी से कम होगा। मिड में, मिड में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और एंड में स्लाइटली इंक्रीज होगा। देखो डिक्रीज इन साइज एटॉमिक रेडियस, डिक्रीज एटॉमिक रेडियस is not regular. First, atomic radius decrease sharply. It remain constant in mid and then slight increase at end. एन मतलब जो जिंक और कॉपर है उसमें थोड़ा सा क्या हो जाता है, साइज में इजाफा होता है। देखो रीजन क्या है, शुरुआत में हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, वैसे न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रही है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, जिनकी वजह से उनमें अट्रैक्शन क्या हो रही है, बढ़ रही है, साइज में कमी आ रही है। मिड में वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाता है।
आखिर में क्या होता है, उसके बाद मेट के बाद इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग शुरू हो जाती है। मेट के बाद देखो इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, पेयरिंग शुरू हो जाती है। अच्छा, पेयरिंग शुरू होने से क्या हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन रिपल्शन पैदा हो जाती है। क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, रिपेल करना शुरू कर देता है। और वो रिपल्शन ज्यादा किस में हो जाती है, जिंक में हो जाती है। जिंक में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ जाती है। और जिस वजह से साइज में क्या हो जाता है, थोड़ा सा इजाफा होता है, थोड़ा सा इजाफा होता है। इसलिए जो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हुआ है वो रेगुलर तरीके से डिक्रीज नहीं हुआ। शुरुआत में शार्पली डिक्रीज हुआ, मिड में क्या हुआ, आपको रेडियस मिलेगा, एटॉमिक रेडियस कांस्टेंट मिलेगा, और आखिर में थोड़ा सा इजाफा भी नजर आपको आएगा। तो उसका वही है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिपल्शन हो जाती है, समझिए शील्ड इफेक्ट की वजह से। इससे साइज में थोड़ा सा आपको इजाफा नजर आएगा। तो ये एटॉमिक रेडियस हो गया, एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड। अच्छा, अब आते हैं एटॉमिक रेडियस का होने पर, अब इसके बाद है बाइंडिंग एनर्जी या मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड या स्ट्रेंथ ऑफ द मेटलिक बॉन्ड। स्ट्रेंथ ऑफ मेटलिक बॉन्ड, बॉन्ड की मजबूती। अच्छा देखिए, जो स्ट्रेंथ ऑफ द मेटलिक बॉन्ड है वो डिपेंड करता है बाइंडिंग एनर्जी के ऊपर। और जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं, देखो ट्रांजिशन एलिमेंट की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कौन सी, डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी, टफनेस या हार्डनेस, मेल्टिंग पॉइंट और ये बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी प्रॉपर्टीज डिपेंड किससे करती है, स्ट्रेंथ ऑफ द मेटलिक बॉन्ड। स्ट्रेंथ ऑफ द मेटलिक बॉन्ड मतलब जितने मेटलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, टफनेस भी ज्यादा होगी, मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। मतलब ये सारी प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं स्ट्रेंथ ऑफ द मेटलिक बॉन्ड और स्ट्रेंथ ऑफ द मेटलिक बॉन्ड मतलब बाइंडिंग एनर्जी। और ये बाइंडिंग एनर्जी डिपेंड करती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की। तो बुक में पुरानी किताब में देखो, पुरानी किताब में लिखा हुआ है, पुरानी किताब के अंदर जो उसकी एक्सप्लेनेशन दी है बाइंडिंग एनर्जी की, वो सेम दी है जैसे आईपी को पढ़ रहे हैं। देखो पुरानी किताब जो हमारी अभी अब देखो एक किताब आई है जो अक्टूबर के अंदर छपी है, एक आई है जैसे जो इससे पहले छपी है। अक्टूबर की बुक में और जो पुरानी किताब है उसमें थोड़ा फर्क भी है, थोड़ी एक्सप्लेनेशन उन्होंने थोड़ी चेंज की है, मगर अभी भी वो पूरी सही नहीं है। एक्चुअली जो बाइंडिंग एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी वो बढ़ती है वेनेडियम क्रोमियम तक, वेनेडियम और क्रोमियम तक बढ़ती है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं। उसके बाद आपको पता है इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, पेयरिंग हो जाती है, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाती है, कम होती जाती है, कम होती जाती है। जिंक में सब इलेक्ट्रॉन क्या है, तो जिंक की बाइंडिंग एनर्जी बहुत ही लो है। जबकि बुक में कह रहा है कि बाइंडिंग एनर्जी डायरेक्टली न्यूक्लियर चार्ज के, जब न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो जिंक की न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा, तो बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी मिल जाएगी, जिंक की मिल जाएगी। ठीक है, तो अब देखो मैकेनिकल स्ट्रेंथ सच एज डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी, टफनेस और हार्डनेस, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ मेटलिक बॉन्ड या बाइंडिंग एनर्जी।
या बाइंडिंग एनर्जी। अब देखो ग्रुप फर्स्ट वालों से सेकंड ग्रुप वालों की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, इस ब्लॉक में नहीं पढ़ा था मैं, क्योंकि ग्रुप फर्स्ट वालों के आखिरी में एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, सेकंड ग्रुप वालों में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो इसमें भी देखो जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है वेनेडियम क्रोमियम तक क्या होंगे, बढ़ेंगे। मगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो डी लोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करें, डी लोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, जितने वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतनी बाइंडिंग एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो बाइंडिंग एनर्जी डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, number of unpaired electrons which participated in delocalization. In 3D series, binding energy increases up to vanadium and chromium, they decrease because number of unpaired electron decrease. Number of unpaired electron decrease. Binding energy of zinc is very low because number of unpaired electron zero. All electrons are paired. सारे इलेक्ट्रॉन क्या हैं, पेयर्ड है। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ जिंक इज वेरी लो, जिंक का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी कम है। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्रोमियम तक बढ़ता है, देन डिक्रीज। देखो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी कहां तक बढ़ेगा, जहां तक बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रही है। जहां तक बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रही है मेल्टिंग पॉइंट भी वहां तक बढ़ेगा, देन डिक्रीज होगा। जिंक का सबसे लो, तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज अप टू क्रोमियम, देन डिक्रीज। जिंक हैज लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि इसका जो बाइंडिंग एनर्जी वो कम है। जिंक का जो मेल्टिंग पॉइंट है कम है क्योंकि इसकी बाइंडिंग एनर्जी भी कम है। तो ये जो बाइंडिंग एनर्जी का रीजन बताया गया है यहाँ पे, वो एक्चुअली भले आप कोई और किताब भी पढ़ लो तो उसमें भी यही लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब उसके बाद है पैरामीटर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अच्छा, वो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स
आर मोस्टली पैरामैग्नेटिक। अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जिंक इज डायमैग्नेटिक। repelled by magnetic field because all electrons are paired। क्योंकि सब इलेक्ट्रॉन क्या है जिंक के अंदर पेयर्ड है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के अंदर देखो हमने पहले निकाले थे जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसका मतलब है ये डायमैग्नेटिक है। और बाकी जो भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब क्या हैं, पेयर अटेंड करती है। आयरन कोबाल्ट निकल, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल आर फेरोमैग्नेटिक। इनसे मैग्नेट बनती भी है, ये मैग्नेटाइज भी हो जाते हैं और ये मैग्नेट को स्ट्रांगली अट्रैक्ट भी करते हैं। और फिर देखो इसके अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा आयन या एटम है जिसकी मैग्नेट प्रॉपर्टी ज्यादा है, तो ये डिपेंड करता है आपके इलेक्ट्रॉन्स पे। अगर सपोज करते हैं Fe2 है और Fe3 है, इन दोनों की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पूछी जाएंगे आपसे कि इनमें एक है फेरिस, एक है फेरिक। इनमें ज्यादा मैग्नेटिक कौन होगा, मैग्नेट किसको ज्यादा अट्रैक्ट करेगी, जिसके अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, जो जिसके अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। तो Fe2 देखो आर्गन है, इसका एटॉमिक नंबर 26, इसका भी 26 है, मगर इसने दो लूज कर दिए इलेक्ट्रॉन, दो उसने लूज किए हैं, तो वो दोनों लूज किसके होंगे, एस के लूज होंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो लूज होते हैं वो एस से जाते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट का एस है, ठीक है, इनर ऑर्बिट है। अच्छा तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इसके अंदर, देखो डी में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, फिलिंग कर दो उनकी सिंगल सिंगल, 5 ऑर्बिट के अंदर, तो 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स है Fe2 के अंदर। Fe3 के अंदर Dd5 और 0, क्योंकि ये तीन लूज करता है, तीन लूज का मतलब है दो एस में से जाएंगे, एक डी में से जाएगा, तो डी में कितने हो जाएंगे, 5 हो गए। तो आप इनकी जब आप डिस्ट्रीब्यूशन करोगे इलेक्ट्रॉन्स की, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन Fe3 के क्या हैं, ज्यादा, तो मैग्नेट प्रॉपर्टी क्या होगी Fe3 की ज्यादा होगी से Fe2 से। अच्छा अब आते हैं मैग्नीज 2, Dd5 और 0, क्योंकि मैग्नीज की कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d5 4s2, तो उसने क्या कर दी, लॉस कर दिया, तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 5 इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नेट प्रॉपर्टीज क्या होंगी, मैग्नेट प्रॉपर्टीज ये होंगी कि Mn2 और Fe3 दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे प्रॉपर्टीज।
इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी, एक जैसी होगी, और इनकी एक भी दूसरी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में एक जैसी होगी, क्योंकि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन डिपेंड करती है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में एटॉमिक नंबर को नहीं देखा जाता, एटॉमिक मास को देखा जाता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, ज्यादा होंगी। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसकी ज्यादा होगी जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ज्यादा होंगे। अच्छा, अब अगर डी में एक इलेक्ट्रॉन है, डी में एक इलेक्ट्रॉन है और डी में 9 इलेक्ट्रॉन हो, सेम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी, क्योंकि इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन पे, इसके अंदर भी एक ही होगा अनपेयर इलेक्ट्रॉन। डी 9 है, इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक होगा। डी 2, डी 8, अगर डी में 8 इलेक्ट्रॉन तो अनपेयर 2 बचेंगे, डी में 2 इलेक्ट्रॉन तो भी अनपेयर 2 ही होंगे। ठीक है, डी 8 में अनपेयर इलेक्ट्रॉन 2 ही बचेगा, अगर आप पढ़ता समय से पहले भी, भले आप डी 8 देख लेना। डी 3, डी 7, डी में 7 इलेक्ट्रॉन तो अनपेयर कितने बचेंगे, फिर सिंगल फिल करो 5, उसके बाद पेयरिंग करोगे तो डी में कितने अनपेयर बचेंगे, 3, इधर भी 3। डी 4, डी 6, अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इसके अंदर 4 है तो इसके अंदर भी कितने होंगे, 4 ही 2, देखो डी 6 में अनपेयर कितने बचेंगे, 4। पर डी में 4 इलेक्ट्रॉन तो 4, तो मैग्नेट प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सबकी सेम मैग्नेट प्रॉपर्टीज होंगी, क्योंकि अनपेयर इलेक्ट्रॉन सेम है तो मैग्नेट प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, सेम होंगी। अच्छा, मैग्नेट प्रॉपर्टीज का एक फार्मूला भी है, अंडर इंटीग्रल एन, एन प्लस 2 बी एम ओवर मैग्नेट। अब एन क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है अनपेयर इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड कर रही है मैग्नेट प्रॉपर्टी। ये जो फार्मूले के अंदर एन आया है ये क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन से। अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन बराबर है तो मैग्नेट प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ठीक है, इसलिए देखो इसके अंदर और कोई चीज यूज नहीं हुई है, सिर्फ अनपेयर इलेक्ट्रॉन यूज हुए, तो इसका मतलब है जितने जिसके अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसकी मैग्नेट प्रॉपर्टी ज्यादा होगी। अच्छा, उसके बाद है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा देखिए ना, ये जिनकी जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं उसकी मैग्नेट मूवमेंट कैंसिल हो जाती है, क्योंकि एक प्लस हाफ दूसरे की क्या होती है, माइनस हाफ, तो मैग्नेट मूवमेंट क्या हो जाती है उसकी, कैंसिल हो जाती है। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, डायमैग्नेटिक। जिसमें इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं, उनकी मैग्नेटिक मूवमेंट या तो प्लस हाफ होगी या क्या होगी, माइनस हाफ होगी, वो कैंसिल नहीं होगी। तो इसका मतलब जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा उतनी मैग्नेटिक मूवमेंट भी क्या होगी, ज्यादा होगी। और जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं उनकी मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। जैसे प्लस हाफ और माइनस हाफ कैंसिल हो जाएगी आपस में, बन जाता है डायमैग्नेटिक, क्या बन जाता है, उनको मैग्नेटिक नहीं करती है। अच्छा, अब आते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा, ये भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है, जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन से है, ये पैरामैग्नेटिक उसी से बाइंडिंग एनर्जी भी
उसी से होगी। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब इनका कांस्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, सिवाय जिंक के, सिवाय किसके, जिंक के, जिंक का कांस्टेंट है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है बिकॉज़ a small difference of energy between 3D and 4S, क्योंकि 3D और 4S के दरमियान जो एनर्जी का डिफरेंस है वो कम है, क्योंकि हम 3D सीरीज पढ़ रहे हैं इसलिए हर इसमें बोल रहा हूँ। वैसे हम कहेंगे डी और एस के दरमियान, मगर यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ 3D सीरीज, इसलिए मैंने क्या लिखा है 3D एंड 4S। they use electron of outer S and inner D for chemical bonding। मतलब जब ये केमिकल बॉन्ड बनाते हैं तो एस के भी इलेक्ट्रॉन को यूज करते हैं बॉन्ड बनाने के लिए, और इनर डी के भी इलेक्ट्रॉन को यूज करते हैं बॉन्ड बनाने के लिए। इसलिए इनका जो वैलेंस शेल है वो इनर डी है, देखो वैलेंस शेल इनका क्या है, इनर डी है एंड आउटर एस है। तो ये इनर डी के इलेक्ट्रॉन को भी यूज करते हैं और आउटर एस के इलेक्ट्रॉन को यूज करते हैं बॉन्ड बनाने के लिए। अच्छा, हाईएस्ट इज +7, किसका ये मैग्नीशियम इन KMnO4, KMnO4 के अंदर Mn का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है +7, 3D सीरीज के अंदर। बाकी सीरीज के अंदर +8 तक भी है, +8 तक भी है, मगर वो सीरीज हम नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं 3D सीरीज, तो इसमें +7 तक इसका क्या है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो स्कैंडियम को देखें, स्कैंडियम जिसकी कॉन्फ़िगरेशन है R1 3D 1 4s2, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकलेगा, +2 निकलेगा। अगर दोनों एस के लूज कर दे, अगर क्रोमियम सॉरी स्कैंडियम, स्कैंडियम 2s के लूज कर देता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, इसका +2 होगा। अगर 2s और 1d का भी लूज कर दे तो +3 होगा। स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम Dd2 4s2, अगर ये दोनों एस के लूज कर दे तो +2, दो एस के साथ एक डी में से लूज कर दे +3, दो एस में से और दो डी में से लूज कर दे +4 हो जाएगी ऑक्सीडेशन से। इसका मतलब मैक्सिमम इसका +4 हो जाएगा, प्लस बरोबर, इससे ज्यादा नहीं हो सकता इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। वेनेडियम ये लास्ट है, पीरियड चेंज हो गया है। 3D 3 4s2, तो दो भी हो सकता है इसका, दोनों एस के लूज करेंगे, दो एस में से एक डी में से 3, दो एस में से दो डी में से 4, और दो एस में से डी में से 3 लूज कर दे तो 5 भी हो जाएगा। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, बाकी कल पढ़ लेंगे। अब रिहा रिहा दरमियान में टॉपिक है वो दोबारा रिपीट करेंगे।